आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इसको समझने के लिए आपको एरिया वेक्टर के बारे में पता होना चाहिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई और इसके बेस में ई लिख करके, फाई ई। देखिए कुछ बुक्स में इसको खाली फाई ऐसे भी रिप्रेजेंट किया गया है, तो आप इसमें दोनों यूज कर सकते हैं। बट अगर आप फाई ई का यूज करेंगे तो आपके लिए ये इजी हो जाएगा कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है और क्या मैग्नेटिक फ्लक्स है, उसमें डिफरेंशिएट करने में इजी हो जाता है। तो देख लीजिए यहाँ पर जो आपका ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या है, मेजरमेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। ठीक है, अगर आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई एरिया ले जाकर के रख रहे हो तो उस एरिया के नॉर्मली जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी उसकी मेजरमेंट ही क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, जिसको हम फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर खाली फाई से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो देखिए ये आपके तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फैक्टर नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा इंटेंस होगा, ठीक है, यानी कि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपको, उसमें उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। अगर आपको ये नहीं पता कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, तो उसके लिए भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। शॉर्ट में अगर हम कहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस होती हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को बताती हैं, कैसा है इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वीक है। ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, और कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वीक है। ठीक है, तो जो आपका फ्लक्स है वो किस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जितना स्ट्रॉन्ग होगा दैट मींस उसमें उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी तो एरिया में से उतनी ज्यादा ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी पास होंगी। और पास कैसे होंगी, नॉर्मली, यानी कि परपेंडिकुलरली, इस तरीके से। तो देखिए अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता, ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम होती तो इसमें से कम लाइंस पास होती है ना, यानी कि तो इसका फ्लक्स भी क्या होता है, इसका फ्लक्स भी यहाँ पर कम होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सेकेंड, एरिया। अब देखिए बच्चों, जितना ज्यादा एरिया आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उसमें उतने ज्यादा चांसेस होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पास होने के। अब देखिए इसे फिगर में दिखाया हुआ है, एक आपने S1 छोटा एरिया है और यहाँ पे S2 बड़ा एरिया है। ठीक है, जो सरफेस एरिया है S2 का वो ज्यादा है एज कंपेयर टू S1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है बड़े एरिया में से ज्यादा पास हो गई, लेकिन छोटे एरिया में से कम पास हुई है। ठीक है, तो यानी कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है एरिया पर। एरिया जितना ज्यादा होगा उसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना ही ज्यादा होगा उसका। ठीक है, दूसरा ये एंगल पे भी डिपेंड करता है। अब एंगल कौन सा एंगल, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच के एंगल पर। आपको पहले वीडियो में बताया था, इससे पहली वीडियो में, कि अगर ये कोई सरफेस है तो जो उसका एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। वो परपेंडिकुलर इस साइड भी हो सकता है और परपेंडिकुलर इस साइड भी हो सकता है। ठीक है, ये आपके ऊपर है, आप किसी भी साइड ले सकते हैं। बट एक चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर आपने लिया कि परपेंडिकुलर इस साइड है तो आपको पूरे डेरिवेशन में इसी साइड लेना पड़ेगा वेक्टर। बट अगर आपने एज्यूम किया एरिया वेक्टर को इस साइड, तो आपको पूरी डेरिवेशन में इस साइड ही लेना होगा। इसका आपको खास ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर ये एरिया वेक्टर इस तरह से परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा वेक्टर एस क्या है, यहाँ पर ये एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर है, परपेंडिकुलर एंड इस साइड में है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी आपकी इसी साइड में है। तो जो एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में इस कंडीशन में कितना है, थीटा 0 डिग्री। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है यहाँ पर थीटा। तो एरिया वेक्टर भी इधर ही है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, तो ये एंगल कितना हो गया, थीटा 0 डिग्री। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से पास होंगी। ठीक है, अगर कोई एरिया आपका इस तरीके से रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में कि जो उसका एरिया वेक्टर है एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री हो, तो इस कंडीशन में मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से पास होंगी। दैट मींस इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इस कंडीशन में वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो फाई ई कितना होगा आपका, मैक्सिमम। ओके, सेकंड केस देख लीजिए, अगर आपका एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, इस साइड है,
और एरिया वेक्टर हमने परपेंडिकुलरली अपवर्ड लिया है। तो ये जो एंगल बन गया ये कितना हो गया 90 डिग्री का। ठीक है, तो थीटा जब 90 डिग्री है तो इसमें से एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं हो रही, तो यानी कि इसका फ्लक्स कितना होगा, जीरो होगा इसका फ्लक्स। अब देखिए इसको जो जस्टिफाई करेगा इस थीटा को वो होगा कोस। कोस जीरो की वैल्यू कितनी होती है 1 मैक्सिमम वैल्यू होती है कोस की। 90 डिग्री पर फ्लक्स कितना है 0, तो कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। ठीक है, यहां पर एक बात पर मेरी ध्यान देना, ये तो मैक्सिमम है, 0 पे कोस मैक्सिमम होता है और 0 पे फ्लक्स भी मैक्सिमम है, लेकिन 90 डिग्री पे कोस आपका मिनिमम नहीं होता। ठीक है, कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, बट जो कोस की मिनिमम वैल्यू है वो होती है -1 जो कि पाई पे होती है। कभी मैक्सिमम मिनिमम के चक्कर में इसे मिनिमम बना दो, इतना ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो जब 90 डिग्री एंगल है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, तो जो इसमें से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो कितना है 0, एंड कोस 90 की वैल्यू भी 0 होती है। तो कोस इसको सेटिस्फाई कर रहा है अच्छे से, इसलिए जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है कोस थीटा के। तीनों, अब हम इन तीनों पॉइंट्स को कंबाइन कर देंगे, तो उससे क्या रिजल्ट निकल के आया कि जो हमारा फाई ई होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, एरिया के और कोस थीटा के। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। और जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटेगा तो यहां पर एक कांस्टेंट आएगा और उस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो फाई ई किसके बराबर होगा ई ए कोस थीटा। यहां पर देखिएगा इस साइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है एंड इसके अंदर एक प्लेन सरफेस रखा है जो थोड़ा झुका हुआ है। ठीक है, और इस प्लेन सरफेस का जो एरिया है वो है एस, तो जो इसका एरिया वेक्टर होगा वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि इस तरीके से वेक्टर एस। और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो है कितना आपका थीटा। तो इस प्लेन से होकर जाने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम किस तरीके से लिख सकते हैं फाई ई इक्वल्स टू ई एस कोस थीटा। अब क्योंकि फाई ई क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो आपने 11th क्लास में वेक्टर प्रोडक्ट एंड स्केलर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा होगा। तो वेक्टर प्रोडक्ट को हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट एंड स्केलर प्रोडक्ट को हम क्या बोलते थे डॉट प्रोडक्ट। तो अगर हमारे पास वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दो वेक्टर्स हैं तो इनका जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो क्या होगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होगा ए बी साइन थीटा। तो ये क्या निकाला हमने वेक्टर प्रोडक्ट निकाला है वेक्टर ए और वेक्टर बी का, और इस वेक्टर प्रोडक्ट को हम और क्या बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। और अगर हम इसका स्केलर प्रोडक्ट निकाले यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकाले तो वो कितना आता था हमारे पास ए बी कॉस थीटा। इसको हम क्या बोलते हैं, ये तो आपका वेक्टर प्रोडक्ट ऊपर वाला, ये आपका क्या हो गया स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। अब देखिए फाई ई क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और ये एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि ये मेजरमेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, इसलिए ये क्या है एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है इसमें, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी वेक्टर क्वांटिटी है और एरिया वेक्टर है इसमें, तो एरिया वेक्टर भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब हम किन्हीं टू वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं ठीक है तो हमें क्या मिलता है स्केलर प्रोडक्ट मिलता है। अब देखिए यहाँ पर अगर E और S वेक्टर है यहाँ पर तो वेक्टर E डॉट वेक्टर S को हम क्या लिख सकते हैं, तो वेक्टर E डॉट वेक्टर S को हम क्या लिख सकते हैं ES कोस थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में जिसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं कोस आता है, तो यहाँ पर क्या है ES कोस थीटा। इसको हम और क्या लिख सकते हैं फाई E इक्वल्स टू वेक्टर E डॉट वेक्टर S। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को वेक्टर E डॉट वेक्टर S, यानी कि हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। बट ये कंपलसरी नहीं है कि आपको प्लेन सरफेस ही दिया जाए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए, आपके पास कोई उबड़ खाबड़ सरफेस भी हो सकता है, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं थोड़े ना ये। तो ऐसे सरफेस के लिए हम क्या करते हैं जो प्लेन नहीं होता उसमें हम स्मॉल एरिया एलिमेंट्स लेते हैं। स्मॉल एरिया एलिमेंट से मतलब ऐसे कोई छोटा छोटा एरिया ले लेते हैं।
अब इसका पूरा एरिया क्या है, S। हमने एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लिया जिसका एरिया कितना है, ds। तो ds1, ds1, ds2, ds3, ds4। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से एंटर कर रहा है और यहां बाहर से एग्जिट कर रहा है। एक केस ये कंसिडर करते हैं, ds1 एक हमने स्मॉल एरिया एलिमेंट लिया है, तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो इस एलिमेंट के परपेंडिकुलर होगा जो कि ऐसे है, तो वेक्टर ds1 में ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ही एंटर कर रहा है, तो उसकी डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इस एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री से बड़ा है इस केस में। अब देखिए बच्चों 90 डिग्री से बड़ा है तो कैसे है, ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो 90 डिग्री बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट होगा ना इसके, तो 90 डिग्री तो आपका ऐसे बनना चाहिए था, बट ये कैसे बन रहा है एंगल, ये बन रहा है ऐसे। तो यानी कि आपका ये 90 डिग्री से बड़ा एंगल बन रहा है, इसलिए जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटर करता है, ठीक है, वो क्या होता है आपका, नेगेटिव होता है। नेगेटिव क्यों होता है, क्योंकि 90 से बड़ी वैल्यू के लिए जो कोस है वो नेगेटिव होता है। देख लीजिए यहां से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं इस सरफेस से, और ये स्मॉल एरिया एलिमेंट ds3 है, इसके परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर है आपका ds3 वेक्टर, और इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो आपका 90 डिग्री से छोटा है। देखो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये क्या है 90 डिग्री का एंगल तो ऐसे बनता ना, बट वो ऐसे बन रहा है, यानी कि 90 डिग्री से कम है। तो इस कंडीशन में आपका जो फ्लक्स है वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि जो कोस की वैल्यू है 90 डिग्री उससे कम के लिए पॉजिटिव होती है। ठीक है, फॉर्मूले से निकालेंगे हम ये, तो है ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो होगा आपका पॉजिटिव, आउटवर्ड फ्लक्स तो आपका पॉजिटिव होगा एंड इनवर्ड फ्लक्स आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, इनवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव होगा एंड आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम इसमें कैलकुलेट करते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, सभी स्मॉल एरिया एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे और उन सबको ऐड कर देंगे। बट ये कहने में जितना आसान लग रहा है काम, एक्चुअल में ये बहुत ज्यादा टफ होगा, बट कोई बात नहीं, इसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट ट्रिक है। हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक स्मॉल एरिया एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे और उसका हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। तो यानी कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा इस कंडीशन में, फाई ई मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ds, ई इलेक्ट्रिक फील्ड ds मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉल एरिया एलिमेंट cos थीटा, और इसका हम क्या कर देंगे इंटीग्रेशन, तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये मैंने जो स्मॉल सर्कल बनाया है ये रिप्रेजेंट करता है कि जो आपका इंटीग्रेशन हो रहा है ये क्लोज्ड सरफेस के अंदर हो रहा है। ये जो स्मॉल सर्कल है ये क्लोज्ड सरफेस को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया आपका, फाई इक्वल्स टू क्लोज्ड इंटीग्रल eds cos थीटा। ये था आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स।